बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फूड बिजनेस पोस्टमार्टम सीरीज की आज ये पहली वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट फूड बिजनेस फ्रॉम होम। इस वीडियो में आपके साथ जो बातें शेयर की जाएंगी वो टोटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और गुज़श्ता 3.5 साल के बीच में जो चीज़ें मैंने देखी हैं अपने आसपास होती हुई, उसी की रोशनी में आपके साथ बात करूँगा। ये एक डिटेल और एवरग्रीन वीडियो होगी, इसलिए अगर आप बातों को डीपली समझना चाहते हैं तो ये आपके काम की है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को मैं अपने तरीके से डिस्क्राइब करना चाहूँगा ताकि हर देखने वाले को बात की समझ आ जाए। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरी वीडियो के ऊपर 10 व्यूज़ आएँ चाहे 10,000 व्यूज़ आएँ। पुराने देखने वाले जानते हैं मैं किस मकसद से वीडियो बनाता हूँ। चीज़ों की या बातों की तरतीब कोई आगे पीछे हो तो उसके लिए माज़रत, जो पॉइंट्स मेरे जहन में आते जाएंगे मैं उसके ऊपर बात करता जाऊंगा। घर से फूड बिजनेस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला तरीका जिसके ऊपर मेरे समेत 90% लोग काम करते हैं। इस तरीके से काम कर कर एक स्टेज के ऊपर आकर हम लिमिटेड से दायरे में लिमिटेड से कस्टमर्स के साथ काम करते रहते हैं। किसी के पास 5 ऑर्डर आ गए, किसी के पास 10 आ गए, किसी के पास मैक्सिमम 15 आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं होती। जो चीज़ें इस काम को करने के लिए रिक्वायर होती हैं वो चीज़ें ही हमारे पास नहीं होती। हमने तो काम शुरू किया होता है यूट्यूब की एक वीडियो को देख के, जिसमें बताया जाता है कि आप बहुत कम बजट के साथ अपना काम शुरू करें और माहाना लाखों रुपया कमाएं, या किसी दूसरे को काम करते हुए देखकर काम शुरू कर दिया जाता है। काम शुरू तो हो जाता है फौरी तौर पे, लेकिन वो काम ग्रो करने वाली पोजीशन में नहीं आ पाता। दूसरा तरीका जिसके ऊपर शायद मुश्किल से 10% लोग काम करते हैं, उनके कामयाबी के चांसेस 90% लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं अगर वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो। इन दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है और इसके असरात क्या होते हैं, यही आज का मेन मेरा टॉपिक है। इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जिस तरह हर काम शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसी तरह फूड बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे आप घर से ही काम शुरू कर रहे हों। फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन, चाहे आपने घर से ही काम शुरू करना हो। फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आजकल के दौर में हमें इंफॉर्मेशन का एक आसान सोर्स मिलता है, यूट्यूब। पर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या यूट्यूब की वीडियोस ऑथेंटिक हैं? यूट्यूब पर हर इंडिविजुअल ने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और अपने फ़ायदे के लिए वीडियो डाली हुई है। इसलिए आपने जज करना है कि कौन आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन सिर्फ अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए आपको लाखों का लालच दे रहा है। कोशिश करें ऐसे लोगों की वीडियो से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें जिनको काम करते हुए 10-10, 15-15 साल हो गए हैं। और ख़ास करके ऐसी वीडियोस जिसमें वीडियो बनाने वाला खुद इस फील्ड में नहीं है, आपने उसकी बातों पे यकीन कर कर कोई काम नहीं शुरू करना। ऐसे लोग खुद तो आज़ाद होते हैं, लेकिन 10 मिनट की एक वीडियो बना के आपको लाखों का लालच दे के किसी न किसी फील्ड के बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं। इसलिए ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें ताकि आपके कामयाब होने के, आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। ऐसे लोग खुद क्यों नहीं वो काम कर लेते, खुद क्यों नहीं हर महीने लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते? क्योंकि उनकी वो फील्ड नहीं है। उनकी फील्ड ये है कि उन्होंने लोगों को तरह तरह के आइडियाज़ देने हैं और उन्हीं आइडियाज़ की वीडियो से उन्होंने अपनी इनकम जनरेट करनी है। उनको इससे गर्ज नहीं है कि किसी का काम चलता है या नहीं चलता, उनकी वीडियो चलनी चाहिए बस। ऐसी तमाम वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाई जाती हैं ताकि वीडियो बनाने वाले की इनकम जनरेट हो, ना कि आपकी। आपने इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है अथेंटिक सोर्स से। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी ऐसे चैनल बहुत कम हैं जिन्हों पे फूड बिजनेस के हवाले से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई हो। इसकी निस्बत इंडिया के चैनल बहुत बेहतर हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो आपको बाकायदा काम करना सिखाते हैं। घंटे घंटे, दो दो घंटे के पॉडकास्ट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं, वहाँ से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। इंडियन चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपने डोमेस्टिक काम किस तरह स्टार्ट करना है, कमर्शियल काम किस तरह स्टार्ट करना है, आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है, आपने चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह कैलकुलेट करना है, क्या मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। आपका बिजनेस फेल होता है तो क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपका बिजनेस फेल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपीरियंस लोग बात करें जिनके 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस हो गए हैं
और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे कुछ सीखना चाह रहे हैं, वो खुद कितना एक्सपीरियंस्ड है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का दूसरा एक अच्छा और रिलायबल सोर्स है आपका एरिया। आपने अपने एरिया में काम करने वाले लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करनी है। उससे आपको अपने एरिया में काम की सिचुएशन का अंदाज़ा होगा, लोगों की मेंटालिटी का पता चलेगा, उनकी डिमांड का पता चलेगा, रेट्स का पता चलेगा। आपको अपने काम करने के लिए डायरेक्शन सेट करने में मदद मिलेगी। एक तीसरा सबसे बेहतर और रिलायबल सोर्स है, आप किसी काम करने वाले के साथ कुछ अरसे के लिए अटैच हो जाएं। जब आप फिजिकली किसी ऐसे सेटअप के बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस मिलना है वो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। उसमें आपको रेट्स का भी पता चलेगा, लोगों की डिमांड का भी पता चलेगा, मेंटालिटी का भी पता चलेगा, आपने लोगों को किस तरह डील करना है आप वो भी सीखेंगे। आपको उस काम को, उस सेटअप को बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, आपकी मिस्टेक्स भी सामने आएंगी। मतलब सबसे ज़्यादा आपको सीखने को वहीं से मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि घर की लेडीज़ के लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि वो किसी अननोन सेटअप के बीच में जाकर वहाँ पर पहले काम करें और फिर वहाँ से सीखने के बाद अपना काम शुरू करें। ऐसी सिचुएशन में लेडीज़ के काम करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आती है वो ये है कि आपके पास एक राइडर का बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपके साथ एक हेल्पर होना चाहिए जो पेड हो या घर का कोई दूसरा फ़र्द काम करने वाला हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपने काम स्टार्ट करते ही अपने घर के 1 किलोमीटर के एरिया में अपनी मार्केटिंग करनी है, ब्रोशर तकसीम करने हैं। और चौथे नंबर के ऊपर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप बल्क में चीज़ें परचेज करें ताकि आपकी चीज़ों की कॉस्ट नीचे आ सके। अगर ये चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो फिर आप काम स्टार्ट तो कर सकती हैं, लेकिन आपका काम 5, 7, 10 ऑर्डर तक महदूद रहने का चांस होगा। याद रहे कि डीएचए में रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट और होगी, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। वहाँ पर आपको फूड की पैकिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, वहाँ पर रेट्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर आपके मंथली एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कस्टमर के आपसे बात करने का और आपका कस्टमर से बात करने का तरीका डिफरेंट होगा। जबकि अंदरूनी शहर में रहने वाले लोगों का बिहेवियर मुख्तलिफ होगा, उनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होगी, वहाँ पर रेट्स मुख्तलिफ होंगे, वहाँ पर पैकिंग मुख्तलिफ होगी। इसलिए आपने अपने इलाके के मुताबिक चीज़ों के रेट रखने हैं, अपने इलाके के मुताबिक चीज़ें बनानी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस एरिया में काम करना है, आप उस एरिया की डिमांड को चेक करें, उस एरिया में रेट्स को चेक करें, उस एरिया के एक्सपेंस को कैलकुलेट करें। ये सब वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन आपके काम के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और जिस एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, आपके एरिया में आपका एक इमेज क्रिएट करने में रोल अदा कर रही होती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप नेट से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, फूड पांडा ज्वाइन कर लेंगे या प्राइवेट काम कर लेंगे और आपका बिजनेस चल पड़ेगा, बाकी की रिक्वायरमेंट को पूरा किए बगैर, तो आप गलत हैं। फूड पांडा अगर आप ज्वाइन करते भी हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप फूड पांडा के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाते हैं कि सारा बिजनेस फूड पांडा ने ही हमें ला के देना है। यहाँ पर लाजमी है कि आप फूड पांडा के साथ साथ अपने प्राइवेट काम को तरजीह दें और उसको ग्रो करने की कोशिश करें। फूड पांडा या उस तरह की जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं उनकी अवलीन तरजीह उनका प्रॉफिट है। ऐसी तमाम कंपनियां अपने मफाद के लिए आपको यूज़ करती हैं, इसलिए आपने भी अपने मफाद के लिए उनको यूज़ करना है, उनकी सपोर्ट लेनी है, उनके ऊपर डिपेंड करके नहीं बैठ जाना। अपने प्राइवेट ऑर्डर्स को आपने तरजीह देनी है और उस काम को आपने लाजमी बढ़ाना है। हर डायरेक्ट आने वाला कस्टमर आपका अपना कस्टमर है, इनडायरेक्ट आने वाला कस्टमर आपका नहीं है। वो उस प्लेटफॉर्म का कस्टमर है जिसके थ्रू वो आप तक आया है। फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मोर्टेलिटी रेट हाई है। आप जहाँ पर मर्जी सर्च करके देख लें। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप किसी भी इलाके में बैठ के स्टार्ट कर लें। अगर आपके खाने का टेस्ट अच्छा है तो थोड़ा बहुत तो ये चल ही जाता है। मतलब 5-7 ऑर्डर, 8-10 ऑर्डर आपको आ ही जाते हैं। आपके खाने के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। खाने की बात कर रहा हूँ, फ्रोज़न आइटम्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे।
मामला आके यहाँ पर फंसता है जहाँ पर आप काम को बढ़ाना चाहते हैं। आपका काम एक लिमिटेड से सर्कल के बीच में लिमिटेड ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टूल्स ही नहीं थे। ना आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, ना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है। कभी आपको कमर्शियल बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, कभी फ्रिज फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ती है, कभी आपको राइडर की ज़रूरत पड़ती है। एक लंबी लिस्ट है जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल काम करते वक़्त। ऐसी तमाम चीज़ें आपके बिज़नेस को एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाने की राह में रुकावट बनी रहती हैं। यहाँ पर लफ्ज़ सक्सेसफुल से मेरी क्या मुराद है? क्योंकि पॉसिबल है ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों जिनका टारगेट ये हो, जिन्होंने 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया महीने का कमाना है, वो उस 25-30 हज़ार के साथ भी खुश हों। सक्सेसफुल से मेरी मुराद यहाँ पर ये है कि एक ऐसा बिजनेस जो आपके घर के, आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंस उठा रहा हो, साथ ही मंथली आपको कम से कम कोई 40-50 हज़ार रुपया प्रॉफिट दे रहा हो। फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एट अ टाइम मल्टीपल चीज़ें काम करती हैं, और बाज़ कोई भी चीज़ काम नहीं करती, आपकी लक काम कर जाती है। मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपके पास रिजल्ट्स मुख्तलिफ आते हैं। आप करोड़ रुपया भी इस काम के बीच में इन्वेस्ट कर दें, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपका काम लाजमी चलना है। बाज़ औक़ात एक ही ब्रांड की एक दुकान बहुत ज़्यादा चल जाती है, जबकि दूसरी दुकान फेल हो जाती है। सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, सेम टेस्ट के साथ, सेम एक्सपीरियंस के साथ। और बाज़ औक़ात कोई बहुत छोटा सा स्टॉल गैर मेयारी खाना होने के बावजूद ग्रो कर जाता है, सिर्फ हाई फुट ट्रैफिक एरिया की वजह से।